हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूपीएससी सीएपीएफ एसी रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों यूपीएससी के थ्रू जो हमारी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनके अंदर एसी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट जॉब इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब में से है। अगर आपने इस गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लिया तो आपकी लाइफ हो जाएगी, आपके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। तो फ्रेंड्स आगे इस वीडियो में हम इसी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात ही करेंगे, साथ ही इस वैकेंसी का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट, लॉन्ग जंप, शॉट पुट इसमें कितना मांगा गया है। साथ ही दोस्तों एग्जाम पैटर्न को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पोस्ट को क्रैक करने के बाद जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितने मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब है, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए बिल्कुल डिटेल से। तो चलिए भाई फटाफट समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया ये वैकेंसी हर साल यूपीएससी के थ्रू निकलती है, सीएपीएफ एसी के नाम से निकलती है, सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जिसमें हमारी 5 फोर्सेज आ जाती हैं, जिसमें बीएसएफ है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। इन सभी फोर्सेज के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 322 रखी गई है और ये वैकेंसीज हमारी फोर्स वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि बीएसएफ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 86 है, सीआरपीएफ में 55 है, सीआईएसएफ के अंदर 91 है, आईटीबीपी के अंदर 60 वैकेंसी निकली है, एसएसबी फोर्स के अंदर 30 वैकेंसी निकली है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब ये आपको कैसे पता चलेगा कि फाइनली सिलेक्शन के बाद आपको कौन सी फोर्स मिल रही है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा डिटेल से। अब फ्रेंड्स देखिए ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं कल से 26 अप्रैल 2023 से। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 16 मई 2023 रहने वाली है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो संडे के दिन 6 अगस्त 2023 को कराया जाएगा। एग्जाम यूपीएससी का अभी तक ऑफलाइन ही होता है। क्लियर है भाई, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाती है, एसटी एससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते, फीमेल के लिए भी कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज लिमिट के बारे में बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि क्या भैया एपेड स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। यानी कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर आप अपने रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक डीएएफ यानी कि डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी निकलता है, जहां पर आपको दोबारा से एक बार फिर से फॉर्म अप्लाई करना होता है। तो भाई उस डीएएफ के फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपकी फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर आ जाता है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स इस वैकेंसी का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 250 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। ये एक ही दिन आपका होगा लेकिन 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे। स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होने वाला है, डिटेल से समझाऊंगा क्या क्या आपका होगा। स्टेज 3 में आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है जो कि आपका 150 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन सभी स्टेज के बारे में एकदम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेज फर्स्ट को, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और एग्जाम आपका ऑफिशियली 6 अगस्त 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों एग्जाम में आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होने वाला है। एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा लेकिन 2 शिफ्ट में होगा, बीच में आपको थोड़ा
थोड़ा टाइम मिल जाता है, आपका इंटरवल रहता है। डिटेल से डिस्कस करते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट जो है वो आपका जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का रहने वाला है। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड पेपर ये आपका रहने वाला है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई पेपर फर्स्ट की जो टोटल मार्किंग होगी वो 250 यानी कि 250 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। टोटल क्वेश्चंस 125 आपके पेपर फर्स्ट में रहने वाले हैं और पेपर फर्स्ट की टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगी, यानी कि 2 घंटे आपको पेपर फर्स्ट के लिए दिया जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस रहने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 6 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सभी सेक्शंस में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स रखे गए हैं। जैसे कि पेपर फर्स्ट का पहला सेक्शन है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी टॉपिक होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के वो सभी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के सभी टॉपिक आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सिलेबस आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। साथ ही न्यूमेरिकल एबिलिटी और डेटा इंटरप्रिटेशन के सभी टॉपिक सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है। दूसरा हमारा सेक्शन है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल या फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तीसरा सेक्शन करंट इवेंट्स का हमारा रहेगा, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें स्पोर्ट वगैरह सभी योजनाएं वगैरह सभी करंट अफेयर आपको कवर करना पड़ेगा। कम से कम लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर कवर करेगा। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस आएंगे और छठा सेक्शन हमारा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो भाई ये हमारा पूरा पेपर फर्स्ट रहेगा, जो कि आपका 250 नंबर का रहेगा। 125 एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाले हैं और 2 घंटे आपको सोल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास थोड़ा टाइम रहेगा, इंटरवल होगा, 1-1.5 घंटा बीच में टाइम मिलता है। उसके बाद बारी आती है पेपर सेकंड की, जो कि हमारा जनरल स्टडीज, एशिया और कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। पेपर सेकंड की खास बात यह है कि हमारा पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। पेपर एंड पेन मोड है, मतलब आपको क्वेश्चंस पेन की हेल्प से लिख के देने होंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। समझ गए। टोटल मार्किंग पेपर सेकंड की 200 रहने वाली है और पेपर सेकंड के लिए टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर रहने वाली है। अब सस्पेंस यहां पर यह है कि पेपर सेकंड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हमारा पूरा जनरल स्टडीज का रहता है, जो कि टोटल 80 मार्क्स के अंदर रहता है और यहां पर आप आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हो। यहां पर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं रिटन में। आप उन क्वेश्चंस के अंदर आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश में दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब पार्ट ए में कौन कौन से सेक्शंस कवर किए जाएंगे। हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी नेशनल मूवमेंट्स रही हैं आजादी के लिए वो से क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इश्यूज से क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये सभी टॉपिक्स आपसे पेपर फर्स्ट में भी पूछे जा रहे थे, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी। लेकिन पेपर सेकंड की खास बात यह कि यहां पर डिस्क्रिप्टिव है, आपको लिखकर आंसर देना होगा, और पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको केवल ऑप्शन टिक करना होता है। तो भाई एक बार ही आप प्रिपेयर करोगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये पेपर सेकंड का पार्ट ए रहने वाला है, जो कि जनरल स्टडीज का रहेगा, जहां पर आपको लॉन्ग आंसर्स देने होंगे। और पेपर सेकंड में क्वेश्चंस की मार्किंग काफी हाई रहती है। टोटल क्वेश्चंस ही आपको 6 के आसपास देखने को मिलते हैं, जहां पर एक एक क्वेश्चन की मार्किंग 10-20 होती है। नेक्स्ट है, बात करते हैं पेपर सेकंड के पार्ट बी के बारे में, जो कि कॉम्प्रिहेंशन, प्रीसी, राइटिंग, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड होगा। पार्ट बी जो है पेपर सेकंड का, उसकी टोटल मार्किंग 80 रहने वाली है। इसमें क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के कुछ टॉपिक होंगे, जहां पर आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, रिटन में आपको लिखना होता है, और ये आपका इंग्लिश में रहेगा। प्रीसी राइटिंग आपका रहेगा, साथ ही सिंपल ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ ही लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का रहने वाला है, ये 80 मार्क्स का रहेगा। तो यहां पर भी आपको राइटिंग पैसेज देखने को मिलेगा, आपको राइटिंग करनी होती है, पेपर एंड पेन मोड है। तो भाई ये आपका पार्ट भी है। समझ गए यहां तक इतना। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, जो आपका एग्जाम हो जाता है ना पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर, वो 450 मार्क्स का हो जाता है, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 250 मार्क्स का है और पेपर सेकंड जो है वो पूरे 200 मार्क्स का है, इसलिए टोटल हमारा 450 मार्क्स का एग्जाम ही हो जाता है।
दोस्तों एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, मतलब आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, बट उससे पहले आपको इस एग्जाम का डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करा दूं। दोस्तों इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, सिलेबस को समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से, कौन से सेक्शन के अंदर से, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो भाई वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ ही यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के कुछ मॉडल पेपर, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से डाउनलोड करके पूरा एग्जाम पैटर्न, पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके लिए चीजें थोड़े आसान हो जाएंगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट होता है। इसमें आपकी रनिंग दो टाइप की होती है, एक 100 मीटर्स की रनिंग होती है और एक 800 मीटर्स की होती है। 100 मीटर्स की रनिंग को पूरा करने के लिए मेल कैंडिडेट्स के पास 16 सेकंड्स होने वाली हैं। फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर्स की रनिंग 18 सेकंड में कवर करनी होती है। वहीं पर 800 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड में कवर करनी होगी। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की ही रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में कवर करनी होगी। लॉन्ग जंप भी रखा गया है, मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर्स लॉन्ग जंप करके दिखाना होता है, फीमेल कैंडिडेट्स को 3 मीटर्स लॉन्ग जंप करके दिखाना होता है। लॉन्ग जंप के लिए आपके पास 3-3 चांसेस रहने वाले हैं। शॉर्ट पुट यानी कि जिसे हम गोला फेंक भी बोलते हैं, जिसका वेट होगा 7.26 केजीज का गोला होगा। मेल कैंडिडेट्स को 4.5 मीटर्स गोला दूर फेंक के दिखाना होगा, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट पुट नहीं होने वाला है। तो भाई आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाता। इसी दिन आपका मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, वेट मेजर किया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 81 सेंटीमीटर रखी गई है और अपनी चेस्ट में मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब फुलाव आपको देना होगा, जिसके बाद आपकी चेस्ट कम से कम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चेस्ट मेजरमेंट नहीं रखा गया है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट यहां पर 50 केजीज रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम वेट 46 केजीज यहां पर रखा गया है। क्लियर है? ये आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहने वाला है। साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट की डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि भाई कौन कौन से टेस्ट इसमें होता है। जो पूरा आपका सेकंड स्टेज है, क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी आपको इसके लिए मार्क नहीं दिया जाता। इसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहां पर सबमिट भी करानी होती है। समझ गए? अब दोस्तों सेकंड स्टेज होने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपका टोटल 150 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? अगर आप इस इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हो, इस पर्सनैलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, तो बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था अभी बताया, 450 मार्क्स का था। पर्सनैलिटी टेस्ट कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है। दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल हमारा बैठता है 600। तो भाई जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो एक मेरिट के बेसिस पर होगा। मेरिट आपकी 600 मार्क्स में से बनेगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। ये जो फाइनल मेरिट बनती है कैटेगरी वाइज, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग बनती है। फोर्स वाइज भी आपकी मेरिट बनेगी, मतलब कि भाई जो बीएसएफ है, बीएसएफ फोर्स की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ये गई है, बीएसएफ से ही ओबीसी की कट ऑफ ये गई है, बीएसएफ से ही एससी की कट ऑफ ये गई है, एसटी की कट ऑफ ये गई है, अलग अलग बनेगी। ऐसे ही सीआरपीएफ की जनरल की कट ऑफ कुछ अलग जाएगी, ओबीसी की कट ऑफ कुछ अलग जाएगी, एससी की कट ऑफ कुछ अलग जाएगी। तो भाई आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स जिस फोर्स के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं, वही आपको फोर्स दी जाएगी। ठीक है? और फोर्स की प्रेफरेंस भी आपसे मांगी जाती है। जब आप इसका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी फोर्स को दे रहे हो। आप कहोगे कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ को देना चाहता हूं, सेकंड प्रेफरेंस सीआईएसएफ को देना चाहता हूं, थर्ड प्रेफरेंस मैं आईटीबीपी को देना चाहता हूं। तो आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सारा खेल मार्क्स का है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपके एग्जाम में, इंटरव्यू में, उतने
पसंद की फोर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो भाई ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अब फाइनली बात करते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है। देखिए दोस्तों, काफी अच्छी पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 56,000 के आसपास होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस, और इसी पोस्ट के ऊपर आपकी फाइनल सैलरी 1,77,500 के आसपास होती है। ठीक है, ये आपकी अप्रोक्स सैलरी है, इससे थोड़ी बहुत ज्यादा भी आपकी सैलरी हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर से डियरनेस अलाउंसेस सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बढ़ा दिया गया, तो इस बार आपको सैलरी थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि 60,000 प्लस आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी ही रही। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद आपको इतनी सैलरी इस पोस्ट के ऊपर मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस के बारे में कि भाई अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले लेते हो तो प्रमोशंस की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पोस्ट के बाद कौन सी रैंक के ऊपर, कौन सी पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशंस मिलती है और सैलरीज का इंक्रीमेंट कैसे रहता है। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका सिलेक्शन हो रहा है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर, जिस पे आपकी इनिशियल सैलरी 56,000 के आसपास है। इस पोस्ट के ऊपर 3 साल तक काम करने के बाद आपको प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है या फिर आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी आपको प्रमोशंस दे दिए जाते हैं। जिसके बाद आपकी जो सेकंड पोस्ट रहेगी ना, सेकंड एक डिप्टी कमांडेंट की रहेगी, जिसके ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 67,700 के आसपास हो जाएगी। क्लियर, और फाइनल सैलरी आपकी इसमें लगभग 2,08,200 के आसपास हो जाती है। तो सैलरी भी आपकी प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है, समझ गए। तीसरी जो रैंक है वो कमांडेंट की होती है। चौथा प्रमोशन आपको सीनियर कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर मिलता है। पांचवा प्रमोशन आपको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर मिलता है। छठा प्रमोशन इंस्पेक्टर जनरल होता है। सातवां प्रमोशन एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है और आठवां प्रमोशन आपका डायरेक्टर जनरल है। देख रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट से आप डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक पहुंच सकते हो इस रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की रिक्रूटमेंट। जो प्रोफाइल के तो बारे में आपको पता ही होगा, पूरी बटालियन, पूरी कंपनी, पूरी टीम को आप कमांड करने वाले, उसको हेड करने वाले, उसके आप लीडर रहोगे। तो भाई असिस्टेंट कमांडेंट यही तो होता है ना, जो कमांडेंट होता है उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे। बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है, बहुत ही हाईएस्ट रैंक मानी जाती है इंडिया के अंदर, और ये सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर रहने वाला है। क्लियर है, समझ गए। एग्जाम सेंटर्स को कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपको एग्जाम सेंटर्स की प्रेफरेंस देनी होती है। तो भाई एग्जाम सेंटर्स का कोई बड़ा इशू नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।